क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस धरती पे खड़े हैं उसके नीचे क्या है? क्या उसके नीचे ठोस पदार्थ जैसे कि चट्टान है, या तरल पदार्थ जैसे कि पानी है, या गैसेस हैं, या कोई भगवान है जिनकी उंगलियों या कंधों के सहारे पे ये धरती टिकी हुई है? तो आइए जानते हैं। आपके मन में दूसरा सवाल उठ रहा होगा कि हमें क्या लेना देना पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि जिस प्रकार इंसान की बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर को इंसान के शरीर के अंदर क्या है वो जानना जरूरी है, उसी प्रकार पृथ्वी के सतह पे जो हो रहा है उसे समझने के लिए हमें पृथ्वी के अंदर जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर इंसान की तरह पृथ्वी उल्टी भी कर दे तो ज्वालामुखी फट जाता है, अगर पृथ्वी को दौरा पड़े तो भूकंप आ जाते हैं, अगर हिचकी भी आ जाए तो सुनामी आ जाते हैं, और अगर पृथ्वी में छोटा सा पिंपल हो जाए तो हिमालय जैसा पर्वत श्रृंखला बन जाती है। और अगर हमें ये पता लग जाए कि पृथ्वी में पथरी किस जगह पे है तो हम वहां से ढेर सारे हीरे मोती जवाहरात निकालकर रातों रात माला माल बन सकते हैं। तो आइए बिना दिमाग की दही किए हुए जानते हैं कि आखिर पृथ्वी में चल क्या रहा है। पृथ्वी के अंदर जानने के दो तरीके हैं, एक है डायरेक्ट तरीका और एक है इनडायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीके में हम पृथ्वी के अंदर की चीजों को डायरेक्टली देखते हैं, अध्ययन करते हैं और निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। इनडायरेक्ट तरीके में हम पृथ्वी का अध्ययन इनडायरेक्टली करते हैं। डायरेक्ट तरीके में हम मिनरल्स का खुदाई करते हैं जमीन के अंदर जाकर और उस चट्टानों को पढ़ते हैं। उसी प्रकार ऑयल एंड गैस के ड्रिलिंग में हम एक पतला सा पाइप 15 से 20 किलोमीटर नीचे तक भेजते हैं और वहां से जो पत्थर निकलता है उसको अध्ययन करके हम पता लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं धरती का प्रेशर बढ़ता चला जाता है, उसके कारण चट्टान इतने सख्त होते चले जाते हैं कि 15 से 20 किलोमीटर के बाद ड्रिलिंग करना और 8 से 10 किलोमीटर के बाद माइनिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता चला जाता है। इस कारण हम उससे नीचे नहीं जा सकते हैं, तो इस कारण हम कुछ इनडायरेक्ट तरीकों का प्रयोग करते हैं। तीसरा तरीका है ज्वालामुखी का अध्ययन करना, जिसमें ज्वालामुखी में जो पृथ्वी के अंदर की चीजें हैं वो बाहर आती हैं और पृथ्वी के सतह पर आकर जम जाती हैं। इन्हीं जमे हुए चट्टानों का अध्ययन करके हम ये पता लगा लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। चौथा तरीका है उल्कापिंड का अध्ययन करना। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं उनके बनने का तरीका लगभग सामान्य है। इसीलिए अगर हम उल्कापिंड के अंदर क्या है उसे जान लें तो हम ये भी जान सकते हैं कि इस पृथ्वी के अंदर क्या है, क्योंकि दोनों मौसेरे भाई हैं। लेकिन डायरेक्ट तरीकों से हम कुछ हद तक ही पृथ्वी के अंदर जान सकते हैं, इसीलिए हम इनडायरेक्ट तरीकों का मदद लेते हैं। आइए देखते हैं। इनडायरेक्ट तरीकों में हम सबसे पहले ग्रेविटी का अध्ययन करते हैं। हम ये जानते हैं कि पृथ्वी का ग्रेविटी चंद्रमा की ग्रेविटी से 6 गुना ज्यादा है। इसका ये मतलब है कि पृथ्वी का वजन या मास चंद्रमा से 6 गुना ज्यादा है। तो इस तरीके से हम ग्रेविटी की मदद से पृथ्वी का मास और मास निकलने के कारण पृथ्वी का वॉल्यूम और डेंसिटी जानकारी ले सकते हैं। दूसरा तरीका है अर्थ के रोटेशन के बारे में जानना। तो हम ये जानते हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे बिल्कुल सिमेट्रिकली गोल गोल घूमती है, लेकिन अगर अर्थ ऐसा दिखता, आलू के जैसा दिखता, तो अर्थ सिमेट्रिकली नहीं घूमता, जबकि वो सिमेट्रिकली नहीं घूमता, वो ढनमनाते हुए घूमता है। जैसे कि अगर आप किसी फुटबॉल के अंदर एक पत्थर डाल के फिर फुटबॉल को खेलेंगे तो आप पाएंगे कि फुटबॉल स्मूथली नहीं घूम रहा है, बल्कि कहीं वो ज्यादा स्पीड से कहीं वो कम स्पीड से घूम रहा है। उसी तरीके से अर्थ का ये शेप रहता तो अर्थ भी सिमेट्रिकली ना घूम के ढनमनाती रहती, लेकिन हमें पता है कि अर्थ सिमेट्रिकली घूम रही है क्योंकि हम ढनमना नहीं रहे हैं पृथ्वी पे। तो इसका ये मतलब है पृथ्वी के अंदर की चीजें कंसेंट्रिक रिंग्स में हैं, ना कि वो इस तरीके से हैं। पृथ्वी के सतह पे भी और पृथ्वी के अंदर भी सारी चीजें कंसेंट्रिक रिंग्स में या कंसेंट्रिक सर्कल्स में। तीसरा तरीका है टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी का अध्ययन करना। इसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते हैं वैसे वैसे मेरा टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि अर्थ के सेंटर में, खास करके आउटर कोर में, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे रेडियो एक्टिव मिनरल्स जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम एक्सेट्रा, ये सारे रेडियो एक्टिव मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं और यही रेडियो एक्टिव मिनरल्स
धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होते हैं और हीट को उत्पन्न करते हैं। और यहाँ पे हीट होने के कारण यही हीट जो है वो बाहर की ओर अर्थ के फैलता है और वो हीट को जनरेट करता है और अर्थ के इंटीरियर को बहुत ज्यादा गर्म बना देता है। प्रेशर इसलिए बढ़ता है क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, ऊपर का पृथ्वी का चट्टान का जो लोड है वो नीचे की ओर बढ़ता चला जाता है। इस कारण प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 किलो का सामान अपने सिर पर रखें और 50 किलो का सामान अपने सिर पे रखें तो आपको ज्यादा दबाव महसूस होगा। इसी प्रकार पृथ्वी में भी प्रेशर बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे नीचे जाते हैं। और डेंसिटी बढ़ता है क्योंकि प्रेशर रॉक्स को कंप्रेस करता है। तो एक रॉक जो हाईली कंप्रेस्ड रहेगा उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। इसीलिए जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो हमारा टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी बढ़ता चला जाता है। चौथा तरीका है सीस्मिक वेव्स या भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करना। हम ये देखते हैं कि अगर पृथ्वी के किसी भाग में भूकंप आता है तो यहां से सीस्मिक वेव्स यानी कि पी वेव्स और एस वेव्स जनरेट होते हैं। लेकिन पृथ्वी के अंदर में सॉलिड या लिक्विड प्रॉपर्टी या लिक्विड होने के कारण पृथ्वी में जो एस वेव्स और पी वेव्स का वेलोसिटी है वो घटता या बढ़ता है। तो हम उसी वेलोसिटी को, टाइम को और डिस्टेंस को, पाथ को, इन चीजों को अध्ययन करके हम ये जान लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है। अगर आपको पी वेव्स और एस वेव्स की जानकारी चाहिए तो आप मेरे दूसरे वीडियो को देख लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और ऊपर बटन में दे रखा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि पी वेव्स और एस वेव्स पृथ्वी के अंदर कैसा बर्ताव करते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर कैसा पदार्थ है। तो आइए देखते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अगर पृथ्वी होमोजेनस रहता या अंदर में एक समान जैसा रहता तो अगर सीस्मिक वेव्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं तो उन्हें अपने पाथ में सीधा सीधा चलना चाहिए था। लेकिन हम ये देखते हैं कि पृथ्वी ऐसे ना चल के ऐसे चलती है, क्योंकि सीस्मोग्राफ जो पृथ्वी के सभी जगहों पे लगा हुआ है वहां पे वो कुछ दूर देरी से पहुंचते हैं। तो हम ये जानते हैं कि लाइट जो है वो ग्लास में जब घुसती है यानी कि लेसर डेंसिटी से हायर डेंसिटी में जाती है तो उसका पाथ बदलता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी इस सीस्मिक वेव्स का पाथ बदल गया। तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पे लेस डेंसिटी था और जैसे जैसे हम अंदर आएंगे सेंटर की ओर यहाँ पे डेंसिटी बढ़ रहा है। इसीलिए ये जो पाथ है सीस्मिक वेव्स का वो चेंज हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे ग्लास में घुसने के बाद इस लाइट का पाथ चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी। दूसरा डायग्राम भी पुराने एनसीईआरटी में दिया है और इसके हिसाब से जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा वैसे वैसे आप देखिए वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि साउंड वेव्स की तरह सीस्मिक वेव्स भी जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे वेलोसिटी भी सीस्मिक वेव्स का बढ़ता चला जाता है। इस डायग्राम में जैसे जैसे हम सरफेस से दूरी बढ़ता है वैसे वैसे पी वेव्स और एस वेव्स अलग अलग पाथ बनाते हैं, लेकिन पी वेव का वेलोसिटी जो है वो सरफेस वेव से एस वेव से ज्यादा है। अब हम थोड़ा सा शैडो जोन का कंसेप्ट समझ लेते हैं। शैडो जोन क्या है? अगर आपने मेरा वीडियो पी वेव और एस वेव को नहीं देखा पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद आते हैं इस वीडियो पे। एस वेव का एक गुण है कि वो तरल पदार्थ या लिक्विड मटेरियल के अंदर ट्रेवल नहीं करेंगे। इसीलिए हमें ये दिखता है कि जो एस वेव जो अर्थक्वेक में यहाँ पे जनरेट होते हैं वो जब यहाँ से चलते हैं तो ऐसे जाते हैं ऐसे जाते हैं, लेकिन जब वो यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे ये घुस नहीं पाते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे नहीं घुसते हैं, यहाँ पे भी वो नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ से ये ऐसे करके वो पेथ बना लेते हैं एस वेव्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि पृथ्वी में यहाँ पे लिक्विड मटेरियल है, इसका ये मतलब हुआ, और यहाँ पे सॉलिड मटेरियल है। इसीलिए एस वेव्स यहाँ तक ट्रेवल करते हैं लेकिन इसके अंदर वो नहीं जा पाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब हम लोग नहीं मान सकते हैं कि पृथ्वी इस यहाँ पे पूरा अंदर में 100% लिक्विड ही है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ लिक्विड है तो ये अंदर नहीं आए, लेकिन यहाँ पे सॉलिड प्रॉपर्टी हो कोर का, जो कि ऐसा ही है। आइए देखते हैं कैसे। अब हम पी वेव के शैडो जोन के बारे में देखेंगे। हम ये जानते हैं कि पी वेव सॉलिड और लिक्विड मटेरियल के थ्रू ट्रेवल कर सकता है। जब हम पी वेव के शैडो जोन को देखते हैं तो हम ये पाते हैं
कि ना ही पी वेव यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर सकता है, बल्कि वो इसके अंदर भी आने के बाद भले ही अपना पाथ बदलता है, लेकिन वो इसके अंदर घुसता है और इसके बाद अपना पाथ थोड़ा सा बदलता है और फिर वो यहाँ से बाहर की ओर आता है, 145 डिग्री पे पहुंचता है अर्थ के। मतलब यहाँ अगर हम मान लेते हैं 0 डिग्री, तो यहाँ से ये है 145 डिग्री और उधर से 0 डिग्री है तो ये 145 डिग्री। तो पी वेव मुझे यहाँ से दिखता है, लेकिन यहाँ पे पी वेव मुझे कुछ नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेव आ रहा था, अगर ये नहीं होता लिक्विड तो ये ऐसे आ जाता, लेकिन ये लिक्विड है, तो लिक्विड होने के कारण जैसे ही यहाँ पहुंचता है तो फिर रिफ्रैक्शन होता है, जो मैंने आपको ग्लास वाला एग्जांपल बताया था। तो यहाँ पहुंचने के बाद इसका पाथ बदल जाता है और फिर जब ये लिक्विड से सॉलिड की ओर आता है तो इसका पाथ फिर से बदलता है और इसीलिए वो ऐसा पाथ बनाता है। तो इसके कारण यहाँ पे जितने भी पोर्शन है, ये जितने भी पोर्शन है, यहाँ पे पी वेव मुझे नहीं मिलता है और यहाँ पे जितने भी पोर्शन है मुझे पी वेव 105 से 145 डिग्री पे नहीं मिलता है, लेकिन मुझे पी वेव यहाँ मिलता है और यहाँ मिलता है। इसीलिए ये 105 से 145 डिग्री ही पी वेव का शैडो जोन है। लेकिन एस वेव का शैडो जोन देखा जाए तो 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री तक है, यानी कि अगर ये 0 डिग्री है तो यहाँ से 105 डिग्री तक ही मुझे एस वेव मिलता है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये शैडो जोन है एस वेव का। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि कुछ पोर्शन के बाद अर्थ के इंटीरियर में लिक्विड मटेरियल आ जाता है, इस कारण एस वेव उसमें ट्रैवल नहीं करते हैं और वो नहीं दिखते हैं। हम वेव्स के प्रॉपर्टी को स्टडी करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अर्थ जो है वो 3 भागों में, जैसे इंसान 3 हिस्सों में बटा है ब्रॉडली, फेस, बॉडी और लेग्स, उसी प्रकार अर्थ भी 3 हिस्सों में बटा है, क्रस्ट, मैंटल और कोर। क्रस्ट को देखा जाए तो ये 0 से 100 किलोमीटर तक थिक होते हैं, जिसमें हमारे जितने भी अर्थ के ऊपर ओशियंस हैं, यहाँ पे ओशन बॉडी है और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल है, तो इसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये है ओशियन, तो इसे कहते हैं ओशियानिक क्रस्ट। दूसरा है मैंटल। मैंटल देखिए वो यहां से लेकर यहां तक 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है, क्रस्ट के नीचे है। और उसके नीचे आता है कोर। कोर जो है वो 6400 किलोमीटर रफली तक पाया जाता है, यानी कि अर्थ का पूरा रेडियस है 6400 किलोमीटर, तो क्रस्ट 0 से 100 किलोमीटर तक पाया जाता है, लेकिन एवरेज इसका 30 किलोमीटर ही है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा मोटे होते हैं, ओशियानिक क्रस्ट पतले होते हैं। उसके बाद हमारा मैंटल है जो कि 2900 किलोमीटर डेप्थ तक पाया जाता है और कोर जो है वो 6400 किलोमीटर के डेप्थ तक पाया जाता है। उसके बाद क्रस्ट के नीचे आता है मैंटल। मैंटल में इस पोर्शन को हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। अब यहां देखिए लिथोस्फेयर जो है वो क्रस्ट यानी कि ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये है अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, यानी कि ये मेंटल का पार्ट है और ये सॉलिड है, और ये पार्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये ओशियानिक क्रस्ट, ये तीनों मिलाकर बनता है मेरा लिथोस्फेयर। इसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं क्योंकि ये तीनों लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और लिथोस्फेयर जो है वो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर तैर रहा है। एस्थेनोस्फेयर क्या है? मोल्टेन स्टेट में रहता है, यानी कि पिघला हुआ स्टेट में रहता है एस्थेनोस्फेयर, और इसके ऊपर ये लिथोस्फेयर तैर रहे हैं, इधर से उधर वो घूमते रहते हैं, जो हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में देखेंगे। अब आप इस डायग्राम को देखिए, एस्थेनोस्फेयर ये है, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर लिथोस्फेयर है, यहाँ पे देखिए अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल ये है, ये ओशियानिक क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और ये तीनों जो है ये लिथोस्फेयर का पार्ट है, और उसके नीचे एस्थेनोस्फेयर है। एस्थेनोस्फेयर में यहाँ पे हीट मिलता है, मैंने आपको बताया था रेडियो एक्टिव मिनरल्स जो है वो लोअर मेंटल को हीट करते हैं, और लोअर मेंटल जो हीट है वो यहाँ ट्रांसफर करता है, जिसके कारण यहाँ का सारा पोर्शन जो है वो लावा में कन्वर्ट हो जाता है। और जहां पे ज्यादा हीट है वहां पे ओवर हीटिंग के कारण यहाँ पे जो लावा है ये ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। ऊपर की ओर बढ़ने के बाद यहाँ पे क्योंकि लिथोस्फेयर है ये, तो यहाँ पे इसको बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, इसीलिए वो
इधर की ओर और ये इधर की ओर फैलने लगता है, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर का मैग्मा जो है। और इसके बाद वो इधर आ जाता है फैलते फैलते लिथोस्फीयर के साथ, और ये फैलने के बाद यहां से नीचे चला जाता है और फिर से ये यहां जाके इधर मिल जाता है। तो ये एक साइकिल बना देता है, इसे हम कन्वेक्शन करंट साइकिल भी कहते हैं। और यही मैग्मा जब ये लिथोस्फीयर को या ओशियनिक क्रस्ट को फाड़ देता है तो यही मैग्मा बाहर निकल जाता है और ये यहाँ पे वोल्केनोस या ओशियन में रिजेस बनाता है, अर्थक्वेक होता है, सुनामी आता है। और अगर यही एस्थेनोस्फीयर जो है जब इधर आता है तो ये लिथोस्फीयर को अपने साथ पुल करता है, और यही लिथोस्फीयर जब इधर की ओर आता है तो ये प्लेट हम कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में पढ़ेंगे, वो इधर की ओर खिसकने लगते हैं। और कुछ दूरी के बाद अब आप इधर देखिएगा तो ये जो है इधर से भी एक साइकिल आता है कन्वेक्शन करंट का, ये इधर की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है, तो ये इसको और ये इसको, इसके कारण ये नीचे जाता है और हम इसको आगे पढ़ेंगे। फिर यहाँ से ये मेल्टिंग होके ये यहाँ वोल्केनो बनता है, फिर ये माउंटेन का पर्वत बन जाता है। तो ये एस्थेनोस्फीयर का कंसेप्ट है। तो आप समझ गए एस्थेनोस्फीयर के बारे में। उसके बाद ये मेंटल है, यहाँ पे सारा पोर्शन जो है ये सॉलिड है मेंटल का 2900 किलोमीटर तक। उसके बाद जो आउटर कोर है ये लिक्विड पोर्शन में है। इसका कारण मैंने आपको बताया था, इसका कारण है कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव मिनरल्स है, ये हीट जनरेट करते हैं, इसलिए यहाँ मेल्टिंग हो जाता है। लेकिन जो इनर कोर है ये सॉलिड है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है हीट तो ज्यादा है पृथ्वी के अंदर, लेकिन यहाँ पे जितना दबाव है चट्टानों का, प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो प्रेशर जो है वो किसी भी मटेरियल को इतना ज्यादा दबा देता है कि वो मेल्ट नहीं कर पाता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। इसीलिए इनर कोर जो है वो सॉलिड है, आउटर कोर जो है वो लिक्विड है। और ये जो हाइट है, डेप्थ है, ये जो डेप्थ है ये 5100 किलोमीटर है, और अर्थ का पूरा रेडियस 6374 किलोमीटर एग्जैक्ट है, रफली 6400 किलोमीटर हम उसको कहते हैं। अब हम थोड़ा सा अर्थ के डिसकंटिन्यूटीज के बारे में समझते हैं। जिस प्रकार फेस बॉडी से इस जॉइंट से कनेक्टेड है और बॉडी पैर से यहाँ पे जॉइंट से कनेक्टेड है, उसी प्रकार अर्थ भी एक दूसरे से जॉइंट से कनेक्टेड है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा जॉइंट है। सबसे पहले क्रस्ट और मैंटल के बीच में जो गैप है इसे कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अपर मैंटल और लोअर मैंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसे हम कहते हैं रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। लोअर मैंटल और आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसे हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और चौथा है आउटर कोर और इनर कोर के बीच में डिसकंटिन्यूटी, उसे हम लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। फर्स्ट फेयर जो है वो क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल को कहते हैं। उसके नीचे है एस्थेनोस्फीयर यहाँ पे, जिसके ऊपर लिथोस्फीयर तैर रहा है, ये मोल्टन स्टेट में है। उसके नीचे आता है मेसोस्फीयर जो मेंटल के पूरे पोर्शन में है, और उसके नीचे आता है बेरिस्फीयर। ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? बस याद रखिए MRGS, M से मोहो, R से रेपिटी, G से गुटेनबर्ग, L से लेहमैन, MRGS। क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। क्रस्ट का डेप्थ मैंने बता दिया। डेंसिटी जो है वो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, मैंने बताया था, इसीलिए क्रस्ट का डेंसिटी सिर्फ 3 है एवरेज। मेंटल का डेंसिटी 3.3 से 5.4 है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं मेंटल का डेंसिटी बढ़ता जाता है। कोर का डेंसिटी 9.5 से 14.5 है, सेम लॉजिक। उसके बाद उसका कॉम्पोजिशन देखें, यानी कि क्रस्ट किस चीज से बना हुआ है। इसका कॉम्पोजिशन सियाल है, सिलिका और एल्यूमिनियम के मिनरल से बनते हैं, और जो रॉक बनते हैं इन मिनरल से वो जनरली उनका नाम होता है ग्रेनाइटिक रॉक, ग्रेनाइट। देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है उसमें ग्रेनाइट ज्यादा पाया जाता है, ओशियानिक क्रस्ट जो है वो बसाल्ट इसमें ज्यादा पाया जाता है। मेंटल की अगर बातें करें तो मेंटल में सीमा मिनरल्स है, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम मिनरल्स हैं, और जो रॉक बनाते हैं वो जनरली बसाल्ट का बनाते हैं रॉक्स। और अगर हम कोर की बातें करें तो कोर में निकल और आयरन के रॉक्स ज्यादा पाए जाते हैं। अगर हम क्रस्ट के सब पार्ट्स को बात करें तो क्रस्ट दो तरीके से बटा है, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक है ओशियानिक क्रस्ट, मैंने आपको बताया है। मेंटल भी दो पार्टों में बटा हुआ है। अपर मेंटल, जिसमें अपर मेंटल के ऊपर वाले पोर्शन में कुछ भाग लिथोस्फीयर में आते हैं, उसके नीचे वाले कुछ भाग एस्थेनोस्फीयर में आते हैं, और उसके बाद रेस्ट है।
और उसके बाद लोअर मेंटल। कोर की बातें करें तो एक आउटर कोर, एक इनर कोर, ना कि लोअर कोर है। और आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड है। और अगर वॉल्यूम की बातें करें तो क्रस्ट सिर्फ 1% है, यानी कि अगर आपने अंडा देखा है तो क्रस्ट सिर्फ उसका एक छिलका का बस उतना ही हिस्सा है। उसके बाद मेंटल है 83% और कोर है वो 16%। तो आप अंडे का शेप समझ लीजिएगा तो उस तरीके से क्रस्ट है, उसके अंदर जो येलो पार्ट है वो कोर है और जो लिक्विड व्हाइट पार्ट है वो मेंटल है। तो ये था हमारा अर्थ के इंटीरियर। मैंने आपसे एक सवाल शुरू में पूछा था कि हमें क्या लेना देना है। तो आप ये समझिए कि अगर हमें ये समझ में आ जाए कि अर्थ में एस्थेनोस्फेयर में कहाँ पे मोल्टेन मैग्मा है जो ऊपर की ओर आ रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं कि मेरा वोल्केनिक इरप्शन कहाँ होने वाला है। तो अगर हम ये जान जाएंगे कि कहाँ पे वोल्केनोस होगा तो हम अपने आप को बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी तरीके से वोल्केनो के साथ जहाँ पे मैग्मा ऊपर जाते हैं वहां पे अर्थक्वेक्स भी आते हैं और सुनामी भी आ सकते हैं, जहाँ पे जो प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं या बाहर आते खींचते हैं, जो मैंने आपको बताया है और आगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में बताऊंगा। तो इनसे लाखों लाख लोगों की मौत हर साल हो जाती है। तो हम इसे बचा सकते हैं अगर हम इस चीजों को अच्छे से समझ लें तो। फिर है माउंटेन्स एंड ओशन का फॉर्मेशन भी मैंने आपको बताया कि अर्थ के इंटीरियर से ही जो मैग्मा बाहर निकलता है वही माउंटेन को फॉर्म करता है या फिर प्लेट के मूव करने से। फिर हम मिनरल्स के बारे में भी समझ सकते हैं। जो वोल्केनो से लावा निकलता है वही सॉलिडिफाई होकर ग्रेनाइट बनता है और वही ग्रेनाइट का जब इरोजन होता है तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। उन्हीं रॉक्स में मिनरल्स पाए जाते हैं जिसका माइनिंग करके कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज समृद्ध हो सकता है। और छठा है जियोमैग्नेटिज्म, यानी कि अर्थ का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और इन सब चीजों के कारण अर्थ में कहाँ कौन सा मिट्टी होगा, कौन से देश में ज्यादा विकास होगा, किस देश के लोग ज्यादा आपदा से जूझेंगे, ये सभी चीजों की जानकारी हमें पृथ्वी के अंदर के अध्ययन करके ही समझ में आता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप इसे अच्छे से समझें और कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछें। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।